हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने परिवार पीएम टेक साइंस में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम एसी फंडामेंटल के सारे पॉइंट्स आपको बताए थे और आज का हमारा जो टॉपिक है, आज ट्रांसफार्मर का सभी पॉइंट्स जो भी आपके पीपीसीएल एग्जाम से रिलेटेड हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उन सभी पॉइंट्स के बारे में आज बताएंगे। क्योंकि कल का जो वीडियो अपलोड किया गया था एसी फंडामेंटल से, एसी परिपथ से, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आज यानी 3 नवंबर 2023 के फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम में क्वेश्चन उसमें से पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर से रिलेटेड सभी पॉइंट। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना न भूलें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर के पॉइंट। ध्यान से एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे। दिया है कि ट्रांसफार्मर बदलता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है? तो ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टेज वाली प्रबल प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को उच्च वोल्टता की निर्बल धारा में परिवर्तित करता है। सीधा सीधा मतलब इसका यह है कि आप जानते हैं कि एसी के केस में वोल्टेज अगर बढ़ाएंगे तो करंट का मान घटता है, तो वही कहते हैं निम्न वोल्टेज तो प्रबल प्रत्यावर्ती धारा मतलब ज्यादा, और उच्च वोल्टेज तो निर्बल मतलब कम प्रत्यावर्ती धारा। आपको एक शब्द में अगर याद रखना है कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, तो यह वोल्टेज को परिवर्तित करता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, और यह पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर क्या नहीं चेंज करता है। तो ट्रांसफार्मर क्या नहीं बदलता है? तो आवृत्ति। ट्रांसफार्मर आवृत्ति को नहीं बदलता है। ट्रांसफार्मर आवृत्ति को नहीं बदलता है। ठीक है। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में कुंडली में प्रतिरोध नहीं होता है, क्योंकि प्रतिरोध होगा तो लॉसेस होगा, प्रतिरोध होगा तो लॉसेस होगा। और ट्रांसफार्मर, आदर्श ट्रांसफार्मर उसे कहा जाता है जिसमें कोई लॉसेस ना हो, किसी भी प्रकार का लॉस नहीं होता है। और ये आपके फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर मान लीजिए पूछता है कि आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए दक्षता कितना होगा, तो 100%। कितना होता है? 100%, 100%। और नॉर्मल जो ट्रांसफार्मर है उसकी दक्षता कितनी होती है? 98%। ठीक है। ट्रांसफार्मर का मूल अवयव नहीं है फ्लक्स। ट्रांसफार्मर का मूल अवयव नहीं है परस्पर अभिवाह। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि को एक घूर्णी परिणामित्र माना जाता है। ट्रांसफार्मर, देखिए कहा जाता है कि ट्रांसफार्मर और मोटर एक जैसा होता है। ट्रांसफार्मर और मोटर एक जैसा होता है। अंतर क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में जो होता है वो स्टैटिक डिवाइस है, कोई रोटेशनल पार्ट नहीं होता। और मोटर में क्या होता है कि यह इसमें रोटेशनल पार्ट होता है, घर्षण लॉस होता है। ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच सापेक्ष गति होता है। ट्रांसफार्मर में भी दो वाइंडिंग होता है, मोटर में भी दो वाइंडिंग होता है। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी होता है, इसमें स्टेटर और रोटर का होता है। तो इंडक्शन मोटर की भांति। अगला परिणमन अनुपात होता है। ये आज यानी आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया ये क्वेश्चन है कि परिणमन अनुपात क्या होता है। तो यहाँ पर सुनिए, परिणमन अनुपात इसे कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्या कहा जाता है? ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इसको व्यक्त किया जाता है के से। किससे व्यक्त करते हैं? के से। और के बराबर क्या होता है? N2 अपान में N1 बराबर E2 अपान में E1। और आज की परीक्षा में पूछा गया था कि के का मान क्या होगा जब स्टेप अप होगा। तो स्टेप अप के लिए के का मान 1 से ज्यादा होता है, और स्टेप डाउन के लिए के का मान 1 से कम होता है। छोटे ट्रांसफार्मरों के लिए क्रोड बनाया जाता है कैसा होता है? आयताकार। कैसा होता है? आयताकार। अगर पूछता है कि किसका बना होता है, तो हाई सिलिकॉन स्टील का। किसका बना होता है? हाई सिलिकॉन स्टील का बना होता है। बड़े ट्रांसफार्मर के लिए क्रोड का अनुप्रस्थ काट वृत्ताकार बनाया जाता है, क्योंकि इसमें तांबे की बचत होती है। क्या होती है? तांबे की बचत होती है। जब वाइंडिंग करते हैं तो लंबाई जो होगा कंडक्टर का क्या होता है? कम लगता है। अगला क्वेश्चन, शक्ति ट्रांसफार्मरों में लेमिनेशन प्रयोग किया जाता है। कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, सीआरजी इसको बोलते हैं, कोल्ड रोल्ड ग्रेन
ओरिएंटेड हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए किया जाता है, लेमिनेट किया जाता है। और ये लेमिनेट होता है 0.3 mm 2 से लेकर के 0.03 mm तक होता है। अगला, कोष या सेल प्रारूपी, कोष या सेल प्रारूपी मतलब कोर या सेल टाइप ट्रांसफार्मर में आंतरिक भाग के लिए क्या होता है, तो EITU, अंग्रेजी के अक्षरों में ये आयताकार बने होते हैं, EITU का उपयोग किया जाता है। विद्युत शक्ति प्रणाली में अधिक लंबी संचरण वोल्टतापात की पूर्ति करने के लिए प्रयुक्त ट्रांसफार्मर को कहते हैं अभिवर्धक या बूस्टर परिणामित। बूस्टर ट्रांसफार्मर एक आदर्श ट्रांसफार्मर में होता है N1 I1 बराबर N2 I2। आदर्श ट्रांसफार्मर लॉसेस शून्य होता है। ट्रांसफार्मर EMF मान निर्भर करता है टर्नों की संख्या, आवृत्ति और फ्लक्स पर, क्योंकि E का मान होता है 4.4 गुणे F गुणे फाई M गुणे N। टर्नों की संख्या, फ्लक्स और आवृत्ति तीनों पर निर्भर करता है। एक यंत्र ट्रांसफार्मर प्रचालित किया जा सकता है अनेक यंत्रों में। किसमें? अनेक यंत्रों में प्रचालित किया जा सकता है। बुखोल्ज रिले का प्रयोग क्या होता है? आयल कूलिंग ट्रांसफार्मर में। देखिए, बुखोल्ज रिले का दो कार्य होता है। यदि तेल में अगर मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो तेल क्या होता है? हीट होता है, तो भी ये अलार्म इसका बजने लगता है। और किसी कारणवश तेल लीक कर रहा है, गिर रहा है, अगर तेलों में कमी होगी तब ये बुखोल्ज रिले सूचित करता है। और आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि जैसे कोई चित्र दे दे, कोई डायग्राम दे दे और पूछ सकता है कि बुखोल्ज रिले किसका भाग है। ये आपका प्रीवियस 2019-21 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की दक्षता कम होगी, लौह हानि और कॉपर हानियां अधिक होंगी तब। लौह हानि और कॉपर हानियां अधिक होंगी तब दक्षता क्या होती है? कम होती है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में कि प्राइमरी वाइंडिंग होती है, प्राइमरी जो वाइंडिंग होता है स्टेप डाउन में सेकेंडरी का वाइंडिंग जो होगा वो ज्यादा होगा, तो इसका मतलब N1 में क्या होगा? कम। अधिक वर्तन, ये क्या दिया है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के स्टेप डाउन है। ये क्या है? स्टेप डाउन। ये होता है आपका स्टेप अप के लिए। डाउन के लिए क्या होगा? N1 ज्यादा होता है N2 से। ट्रांसफार्मर पर लगे ब्रीदर में प्रयुक्त रसायन क्या होता है? सिलिका जेल। क्या होता है? सिलिका जेल। ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है सिलिका जेल। अगर शुद्ध होगा तो किस रंग का होगा? ब्लू रंग का। अगर वो खराब जो हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा? पिंक। ट्रांसफार्मर में अधिक भार की सीमा निर्धारित होती है वोल्टता अनुपात द्वारा। वोल्टता अनुपात द्वारा। सीटी की द्वितीय कुंडली की क्षमता सदैव होती है, करंट ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली की क्षमता सदैव होती है 5 एम्पियर। कितनी होती है? 5 एम्पियर तक। करंट ट्रांसफार्मर की प्राथमिक उच्च परिपथ जिसकी धारा मापनी होती है श्रेणी में संयोजित किया जाता है। सुन लीजिए, जो करंट ट्रांसफार्मर होता है उसको श्रेणी में संयोजित किया जाता है। किसमें संयोजित किया जाता है? श्रेणी में। और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को समांतर में संयोजित किया जाता है। समांतर में संयोजित किया जाता है। समांतर में संयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट, वोल्टता ट्रांसफार्मर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली की क्षमता 110 वोल्ट। 132 केवी स्टार की वोल्टता मापने के लिए प्रयुक्त पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की 132,000/110 क्षमता वाली होना चाहिए। आवृत्ति बढ़ने पर ट्रांसफार्मर की निर्गत वोल्टेज क्या होगी? बढ़ती है। प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडलों के मध्य दूरी बढ़ाने से निर्गत वोल्टता क्या होगी? कम होगी, क्योंकि उसके फ्लक्स ज्यादा से ज्यादा लिंक नहीं करेंगे। फ्लक्स ज्यादा से ज्यादा लिंक नहीं करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, क्योंकि देखिए बड़े रेटिंग का स्टेप अप ट्रांसफार्मर केवल आपके पावर प्लांट जहां से बिजली जनरेट होता है वहां पर किया जाता है। बाकी सब जगह क्या होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट, सेल टाइप ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होते हैं चुंबकीय फ्लक्स लीकेज कम होता है और दो चुंबकीय पथ। सेल टाइप जो होता है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर, ये सेल टाइप है, इसके बीच में वाइंडिंग होता है, तो फ्लक्स प्रवाहित करने के लिए इधर से और इधर से दोनों साइड से रास्ते होते हैं, दो चुंबकीय पथ होते हैं। ठीक है। अगला,
जब बाहर से हवा ट्रांसफर में प्रवेश करे तब हवा से नमी को सोखने का कार्य करता है कौन? ब्रीदर। और ब्रीदर में क्या होता है? सिलिका जेल। ब्रीथ मतलब होता है सांस लेना। ट्रांसफार्मर की दक्षता का प्रतिशत मान होगा किलोवाट। किलोवाट अपान में किलोवाट प्लस कॉपर लॉसेस प्लस आयरन लॉसेस गुणे 100% होता है। ट्रांसफार्मर रेगुलेशन। ट्रांसफार्मर रेगुलेशन क्या होता है कि आउटपुट वोल्टेज माइनस इनपुट वोल्टेज बटा में आउटपुट वोल्टेज गुणे 100 परसेंटेज में निकालेंगे ट्रांसफार्मर रेगुलेशन तो यहां पर होगा। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में कितने चुंबकीय पथ होते हैं? एक। और सेल टाइप में अभी बताएं कितना होता है? दो। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में इधर वाइंडिंग होता है प्राइमरी और इधर होता है सेकेंडरी और एक ही मार्ग होता है। और सेल टाइप में कितना होता है? दो। ट्रांसफार्मर की ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात के बराबर होता है N2/N1 और E2 अपान में E1 भी होता है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है केवीए में। ये दोनों क्वेश्चन आज के एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा जा चुका है। ट्रांसफार्मर में कौन सी हानियां लोड के साथ परिवर्तित होती है? ट्रांसफार्मर में कौन सी हानियां लोड के साथ परिवर्तित होती है? कॉपर हानियां। क्यों? क्योंकि कॉपर लॉसेस किया जाता है शॉर्ट सर्किट। कॉपर लॉस चेक करने के लिए ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है और लोड बढ़ने पर करंट का मान बढ़ता है तो कॉपर लॉस का मान क्या होता है? बढ़ता है। ट्रांसफार्मर के किस भाग में सबसे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है? वाइंडिंग में, क्योंकि वाइंडिंग चालक से होकर के धारा प्रवाहित होती है और करंट का मान बढ़ने से वाइंडिंग हीट होती है। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिक कब होती है? जब कॉपर आयरन लॉस के बराबर हो जाए। क्या होता है? कॉपर लॉस जो होगा वो आयरन लॉस के क्या हो? बराबर हो। ये भी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा जा चुका है। ये आज के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। विभव ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में अधिक फेरे तथा पतली चालक का उपयोग किया जाता है। इसका कारण है क्योंकि R बराबर होता है रो L बाई ए। जब पतला होगा तो एरिया कम होगा और अधिक फेरा होगा तो लंबाई क्या होगा? बढ़ेगा। तो इस स्थिति में रेजिस्टेंस का मान बढ़ाने के लिए और इसमें ठीक इसका विपरीत होता है रेजिस्टेंस का मान कम करने के लिए। अगला, यंत्र ट्रांसफार्मर प्राय होते हैं धारा को कम करने के लिए। क्या होता है? धारा को कम करने के लिए। यंत्र ट्रांसफार्मर सीटी और पीटी एसी पद्धति में मूल राशियों के मापने के लिए होते हैं धारा वोल्टेज एवं पावर। धारा वोल्टेज एवं पावर। यंत्र ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। 5 एम्पियर एमीटर को धारा ट्रांसफार्मर सीटी के साथ प्रयुक्त करके कितने एम्पियर की धारा को नापा जा सकता है? 1000। कितने एम्पियर की धारा मापा जा सकता है? 1000 एम्पियर करंट मापा जा सकता है। ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग से क्या ज्ञात करते हैं? ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग से निष्पत्ति तथा फेज एंगल ज्ञात किया जाता है। विभव ट्रांसफार्मर में सर्किट में लगाया जाता है समांतर क्रम में। ये कुछ देर आपको पहले ही बता चुके हैं। किसमें लगाया जाता है? समांतर क्रम में। और सीटी को लगाया जाता है सीरीज क्रम में। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए शक्ति गुण क्या होता है? के का मान मतलब ट्रांसफार्मर रेशियो जो होता है वो 1 से ज्यादा होता है। ये आज के एग्जाम में पूछा जा चुका है और अगले ही पॉइंट में हमने बता चुका है आपको। प्रयोग के पावर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी साइड पावर के बराबर होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर में एक वाइंडिंग होता है। क्या होता है? ऑटो ट्रांसफार्मर में एक वाइंडिंग होता है। इधर होता है आपका इनपुट और इधर क्या होता है? आउटपुट। ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है कितना? 98%। कितना होता है? 98%। इसमें दिया है 98.9%, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव में अगर आए तो आपको 98% ही लगाना है, या यदि अगर वो 95% दिया है तो 95 से आप 98 भी लगा सकते हैं। स्कॉट कनेक्शन में टीजर ट्रांसफार्मर पर 0.866 पर कार्य करता है वोल्टेज पर। क्या होता है? टीजर ट्रांसफार्मर पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर में टेपिंग प्राय लाई जाती है अधिक वोल्टेज साइड। टेपिंग किया जाता है किधर? हाई वोल्टेज के साइड टेपिंग किया जाता है। किसी ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर ऑयल का कार्य होता है इंसुलेशन और कूलिंग करना। ट्रांसफार्मर का जो तेल होता है ये येलो कलर का होता है और इसका फ्लैश पॉइंट होता है 140 डिग्री सेंटीग्रेड।
इसका इंसुलेटिंग मटेरियल का होता है, विद्युत रोधी होता है तेल, और यह ठंडा करने के लिए किया जाता है। एक ट्रांसफार्मर में प्राइमरी सेकेंडरी वोल्टेज के मध्य कितने का डिफरेंस होता है? 180 डिग्री का डिफरेंस होता है। अगला पॉइंट, विद्युत वितरण लाइन में प्रयोग किए जाने वाले ट्रांसफार्मर डेल्टा स्टार प्रकार के होते हैं, क्यों? वितरण में क्योंकि हमको न्यूट्रल की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो वहां पर फेज में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसफार्मर से एकल फेज लाइन प्राप्त की जा सकती है डिस्ट्रीब्यूशन में। ट्रांसफार्मर की कोट पत्तियों को मिलाकर बनाई जाती हैं। भावर धारा का मान निम्न हो, ईडी करंट कम करने के लिए, और लेमिनेट भी किया जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है? स्वप्रेरण। ये सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और आपका नॉर्मल ट्रांसफार्मर जो है वो किस पे कार्य करता है? म्यूचुअल इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत शक्ति उत्पादन केंद्र से विद्युत शक्ति का पारेषण यानी ट्रांसमिशन अत्यधिक उच्च एसी वोल्टेज पर किया जाता है। अत्यधिक उच्च एसी वोल्टेज पर किया जाता है। अत्यधिक उच्च वोल्टेज एसी पर किया जाता है। उच्च वोल्टेज पर धारा का मान कम होने के कारण शक्ति ह्रास कम होता है। शक्ति ह्रास कम होता है। अगला पॉइंट, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को प्रत्यावर्ती वोल्टेज में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये क्या करता है? लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। कौन सा क्रोड के आधार पर वर्गीकृत ट्रांसफार्मर नहीं है? मेंस ट्रांसफार्मर में प्राथमिक प्राइमरी और द्वितीयक सेकेंडरी कुंडली के प्रतिघातों का अनुपात कहलाता है प्रतिघात अनुपात। क्या कहलाता है? प्रतिघात अनुपात। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की कुंडली में N1 लपेटा तथा द्वितीय कुंडली में N2 लपेट हो तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य होगा? देखिए, ऊंचाई यानी स्टेप अप, तो स्टेप अप में क्या होता है कि द्वितीयक में वोल्टेज ज्यादा होता है, इसलिए द्वितीयक का वाइंडिंग ज्यादा होगा N1 से, और डाउन वाला होगा स्टेप डाउन होगा तो N1 ज्यादा होगा N2 से, ठीक है। विद्युत शक्ति स्थानांतरण कार्य में ट्रांसफार्मर प्रयोग करने वाला स्थैतिक उपकरण होना मुख्य लाभ है। स्थैतिक उपकरण ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ये म्यूचुअल इंडक्शन और स्थैतिक उपकरण होता है। ट्रांसफार्मर में कौन सी लॉस नहीं होती है? ट्रांसफार्मर घर्षण लॉस नहीं होता, क्योंकि ट्रांसफार्मर में कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता है, और इसी के आधार पर हम लोग स्टैटिक डिवाइस कहा जाता है। ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडलन में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान निर्भर करता है। तो E बराबर 4.44 फाइव FN, मतलब यहाँ पर इसके अब ऑप्शन क्या कह रहा है? तो फ्लक्स पे भी डिपेंड करता है, फ्लक्स पे भी डिपेंड करता है, और टर्नों की संख्या पे भी डिपेंड करता है, और आवृत्ति पर भी डिपेंड करता है। ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन के लिए आवश्यक है प्रतिशत समान होना चाहिए। मतलब देखिए, ट्रांसफार्मर ये तो ये दिया है वोल्टेज के आधार पर, फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए, फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए, वोल्टेज समान होना चाहिए, आवृत्ति समान होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में लौ क्षति होती है भावर धारा क्षति। क्या होती है? भावर धारा, ईडी करंट लॉस। ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट परीक्षण किसके लिए किया जाता है? नो लोड करंट यानी नो लोड यानी ओपन सर्किट लौ हानि को, और शॉर्ट सर्किट किया जाता है कॉपर लॉस के लिए। उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त कनेक्शन डेल्टा डेल्टा क्या होता है? क्योंकि उधर हमको न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं होती है। स्टार डेल्टा उच्च ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त कौन सा कनेक्शन। और वोल्टता अपचाई स्टेप डाउन में क्या होता है? डेल्टा स्टार, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रल की आवश्यकता होती है। न्यूट्रल में स्टार में क्या होता है? न्यूट्रल, और डेल्टा में स्टार नहीं होता है। वोल्टता ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त कनेक्शन है स्टार इंटर स्टार। अगला, स्थापना के आधार पर ट्रांसफार्मर होते हैं। हेलो, कॉलेज कोचिंग बोला, ठीक।
इंडोर प्रकार के आउटडोर प्रकार के सॉरी स्थापना के आधार पर ट्रांसफार्मर होते हैं इंडोर प्रकार के आउटडोर प्रकार के। आउटपुट क्षमता के आधार पर ट्रांसफार्मर होते हैं, आउटपुट क्षमता के आधार पर ट्रांसफार्मर होते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। आपको जितना भी पॉइंट है सब याद कर लीजिएगा, हो सकता है कि इससे आ जाए, हो क्या सकता है आया है, ठीक है। यहां पर आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टता के आधार पर ट्रांसफार्मर होते हैं, ऊंचाई और अपचाई। वोल्टेज के आधार पर दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप डाउन और स्टेप अप। क्रोड संरचना के आधार पर क्रोड टाइप, सेल टाइप और बैरी टाइप, ये गोलाकार होता है। और सेल टाइप में दो फ्लक्स होते हैं, दो मार्ग होते हैं फ्लक्स प्रवाहित के लिए, और यहाँ पर क्रोड वाले में क्या होता है, एक। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली संयोजित होती है विद्युत स्रोत से, द्वितीय कुंडली संयोजित होती है लोड से। इसी के आधार पर प्राइमरी और सेकेंडरी बताते हैं। ट्रांसफार्मर में लाभ होता है दक्षता 90% से 98%। आपको लगाना है ट्रिक 98%। ट्रांसफार्मर में प्राकृतिक कूलिंग पर प्राप्त अधिकतम क्षमता के ट्रांसफार्मर प्रयोग किए जाते हैं 5 kVA। 5 kVA से ऊपर का अगर होगा तो उसमें कूलिंग की व्यवस्था की जाती है। ट्रांसफार्मर में ऑयल इमर्स्ड कूलिंग प्राय उपयोग किया जाता है 10 kVA तक। और ट्रांसफार्मर में ऑयल नेचुरल कूलिंग वाले में कितने तक किया जाता है, 1 MVA तक। ट्रांसफार्मर में इमर्स्ड वाटर कूलिंग होता है, वह होता है एबव 20 MVA तक। और अगर मान लीजिए पूछ देता है कि वाटर इसमें कैसा उपयोग किया जाता है, तो इसमें शुद्ध वाटर उपयोग किया जाता है जिसका मान कितना हो, 7। पीएच मान कितना होता है, 7। ट्रांसफार्मर की आवृत्ति प्राथमिक और द्वितीय वाइंडिंग में क्या होती है, बराबर होती है। आवृत्ति चेंज नहीं होता है। ट्रांसफार्मर में वोल्टेज करंट चेंज होगा वोल्टेज के सापेक्ष, लेकिन आवृत्ति चेंज नहीं होगा। ट्रांसफार्मर के दोनों वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है, प्राथमिक वाइंडिंग के तरीके और द्वितीय वाइंडिंग के तरीके। ट्रांसफार्मर का भार कम करने के लिए आवृत्ति बढ़ाते हैं, ट्रांसफार्मर का भार कम करने के लिए आवृत्ति बढ़ाते हैं। और भारत में सप्लाई आवृत्ति कितनी है, 50 हर्ट्ज। गर्म रोल स्टील की अधिकतम फ्लक्स घनत्व है 1.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। 1.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, 1.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट, ताम्र का भार ट्रांसफार्मर में निर्भर करता है लंबाई पर और दूसरा करंट पर। लंबाई बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। एलवी वाइंडिंग दी जाती है कोर के पास, और ट्रांसफार्मर में एसवी वाइंडिंग दी जाती है एलवी के बाद कोर से दूर, एलवी के बाद कोर से दूर, ठीक है। ट्रांसफार्मर की एलवी वाइंडिंग को कोर के पास रखने के कारण कम इंसुलेशन की आवश्यकता पड़ती है। क्या होता है, कम इंसुलेशन की आवश्यकता पड़ती है। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग इंप्रीग्रेशन कहलाता है। वाइंडिंग को इंसुलेशन तेल में डुबाकर सुखाना, वाइंडिंग को इंसुलेशन तेल में डुबाकर सुखाना। ट्रांसफार्मर का लीकेज फ्लक्स, प्राथमिक लीकेज फ्लक्स तथा द्वितीय लीकेज फ्लक्स दोनों जुड़ जाते हैं। क्या होता है, दोनों एक दूसरे से लिंक करते हैं। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में, सेल टाइप ट्रांसफार्मर में होता है 2 समांतर पथ फ्लक्स। कितना फ्लक्स होता है, 2। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग की जाती है सैंडविच। कौन सा वाइंडिंग किया जाता है, सैंडविच। ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस हानि निर्भर करती है मटेरियल पर। किस पर, मटेरियल पर। ट्रांसफार्मर में भंवर धारा हानि निर्भर करती है लेमिनेट की मोटाई पर। लेमिनेट किया जाता है भंवर धारा को कम करने के लिए। अगर वोल्टेज नियत रख दे और आवृत्ति बढ़ाए तो हिस्टैरिसीस का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और यहां से हिस्टैरिसीस हानि होती है WH बराबर ईटा बी, आधार में मैक्सिमम 1.6 फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज, ठीक है। और भंवर धारा होता है बी का स्क्वायर, एफ का स्क्वायर, टी का स्क्वायर इंटू वी। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफार्मर के कैपेसिटर लोड पर वोल्टेज रेगुलेशन होता है ऋणात्मक। क्या होता है, ऋणात्मक।
ओपन सर्किट टेस्ट में ट्रांसफार्मर में कोर लॉस को प्राप्त किया जाता है रेटेड वोल्टेज तथा रेटेड आवृत्ति पर, और नो लोड पर ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस लगभग नगण्य होता है, लोड बढ़ाने पर होता है, और ये क्या होता है, कोर लॉस। फुल लोड कॉपर लॉस होता है ओमिक लॉस, रजिस्टिव लॉस और वेरिएबल लॉस। ठीक है। किस दिशा में ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होती है, वेरिएबल लॉस बराबर कांस्टेंट लॉस। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बुखोल्ज रिले कार्य करता है ट्रांसफार्मर के तेल दबाव पर। ट्रांसफार्मर में लगी वेंट पाइप क्या कार्य करती है, गैस दाब पर। ट्रांसफार्मर में एक वेंट पाइप लगा होता है, जब इसके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है तो ये वाल्व होता है और ये क्या होता है, फट जाता है, गैस के दाब पर कार्य करता है। निकास नलिका में लगे कांच के पतले पर्दे का कार्य होता है ट्रांसफार्मर में तेल के रिसने को रोकना। तेल पूरक बूशिंग का कार्य है 33 केवी से उच्च वोल्टेज पर। किस पर, 33,000 वोल्ट से अधिक वोल्टता पर। ठोस बूशिंग का कार्य होता है 33 वोल्ट के उच्च वोल्टेज पर। ठीक है। ठोस बूशिंग, बूशिंग जो होता है जो इंसुलेटर, और एक बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अब ये आपके ऑब्जेक्टिव के आधार पर डिपेंड करता है कि ट्रांसफार्मर के बाहरी साइड क्या दिखता है, तो क्या दिखता है, बूशिंग। दिखने के लिए तो आपका कंजर्वेटर भी दिखेगा, वेंड प्लग भी दिखेगा। ठीक है। बूशिंग यानी इंसुलेटर, तो वो ऑप्शन में था, तो बूशिंग उसके लिए क्या था, सही था। ट्रांसफार्मर में बूशिंग के अंदर की छड़ किसकी बनी होती है, कापर की। बूशिंग की छड़ किसकी बनी होती है, कापर की। ट्रांसफार्मर के श्वासक या ब्रीदर में पदार्थ भरा होता है सिलिका जेल, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 क्या भरा होता है, सिलिका जेल और कैल्शियम क्लोराइड भरा होता है। ठीक है। संरक्षक पात्र यह एक छोटा बेलनाकार सहायक आयल टैंक है। यह एक छोटा बेलनाकार सहायक आयल टैंक है। संरक्षक पात्र का कार्य होता है, यह मुख्य आयल टैंक को सदैव तेल से परिपूर्ण रखता है। क्या करता है, पूरा जो वाइंडिंग होता है वो क्या होता है, तेल में, टैंक में तेल भरा जाता है और उसमें डूबा होता है। 3 फेज ट्रांसफार्मर के लाभ होते हैं, इसका आकार लघु होता है, इसमें पदार्थ की मात्रा कम लगती है, यह वरिंग स्पेस कम घेरता है। इसका अलग अलग पॉइंट याद रखना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन हो सकता है कि पूछ दे। ट्रांसफार्मर का तेल होता है इंसुलेटिंग आयन, पहले ही बता चुके हैं। हाइड्रोकार्बनिक ऑयल और केमिकल ऑयल, पेट्रोलियम खनिज भी होता है, इसको कह सकते हैं, लेकिन इसका प्रतिरोध अनंत होता है। ठीक है। ट्रांसफार्मर आयल में प्रभाव पड़ता है दक्षता पर, जीवन काल पर, क्षमता पर। ठीक है। अगला पॉइंट, अच्छे ट्रांसफार्मर तेल की अधिकतम अम्लीयता होती है 0.5 मिलीग्राम KOH/ग्राम से। ट्रांसफार्मर के किच या स्लज का मान अधिकतम हो सकता है 1.2%। ट्रांसफार्मर तेल का अधिकतम बहाव बिंदु होता है 99 डिग्री सेंटीग्रेड, और 140 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो क्या हो जाएगा, फ्लैश, तेल में आग लग जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया भी है। ट्रांसफार्मर का न्यूनतम फ्लैश पॉइंट कितना होता है, 140 डिग्री न्यूनतम, जैसे ही 140 से ज्यादा होगा आग लग जाएगा। तेल का अपेक्षित घनत्व होगा 0.85 से 1.88 तक। ट्रांसफार्मर के तेल का पहला वैद्युतांक सामर्थ्य 60 सेकंड के लिए, इसको याद रखिए, 40 kV RMS वैल्यू 4 mm के अंतराल पर। इसका मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। अगला, ट्रांसफार्मर तेल में पानी की अधिकतम मात्रा होती है 50 ppm और अधिक श्यानता होती है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपके ट्रांसफार्मर से रिलेटेड सभी पॉइंट हैं, इसको एक दो बार देख लेंगे एग्जाम से पहले तो ये क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। और वैसे भी आप ट्रांसफर पढ़े होंगे, और भी ट्रांसफार्मर के बारे में डिटेल जानना हो तो ट्रांसफार्मर के वीडियो हम लिंक में ट्रांसफार्मर का वीडियो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लिंक किए हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। और यहाँ पर ट्रांसफार्मर के जितने भी पॉइंट है उसको बेशक आप ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि आज का जो एग्जाम हुआ है सब फर्स्ट शिफ्ट में ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।